हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी बाई केसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व की क्लास में हमने स्वरों का वर्गीकरण को लेकर के अध्ययन किया था, जिसमें हमने स्वरों को वर्गीकरण के आधार पर 5 भागों में बांट करके पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं व्यंजनों का वर्गीकरण, जिसको लेकर के यह क्लास रहने वाली है। तो आप क्लास को पूर्ण मनोयोग के साथ में देखिएगा, समझिएगा और साथ में अपने नोट्स बनाइएगा। तो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं। जो हमारा जो मुख्य टॉपिक है आज का, वो रहने वाला है व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। जिस प्रकार से हमने स्वरों का वर्गीकरण किया था, उसी प्रकार से हम व्यंजनों का वर्गीकरण भी करते हैं। और व्यंजनों को वर्गीकरण के आधार पर इसको 8 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 8 भागों में बांटा जाता है। व्यंजनों को वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? 8 भागों में बांटा जाता है। अब ये 8 भाग कौन कौन से होते हैं, इनको लेकर के चर्चा करते हैं कि ये व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो 8 भागों में कौन कौन से जो 8 भाग हैं उनके बारे में जानते हैं। तो पहला हमारा रहेगा स्पर्शी व्यंजन। पहला कौन सा रहेगा? स्पर्शी व्यंजन। व्यंजनों के वर्गीकरण का जो पहला भाग रहेगा वह रहेगा किसको लेकर के? स्पर्शी व्यंजन। किसके आधार पर? व्यंजनों का वर्गीकरण के आधार पर हमने इसके कितने भेद किए? 8, जिनमें पहला है स्पर्शी व्यंजन। दूसरा हमारा जो रहने वाला है वह है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन। दूसरा कौन सा रहने वाला है? संघर्षी व्यंजन। तीसरा हम इसका भाग पढ़ने वाले हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ये इसका कौन सा भाग है? तीसरा। ठीक है। चौथे भाग में हम पढ़ने वाले हैं नासिकीय व्यंजन। नासिकीय व्यंजन। नासिकीय व्यंजन। ठीक है। चौथा नासिकीय व्यंजन और पांचवा प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन। छठा उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन। और सातवां पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। और लास्ट जो इसका 8वां भेद करते हैं वो कौन सा करते हैं? संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन। इस प्रकार से व्यंजनों का वर्गीकरण के आधार पर हम इसको 8 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला है स्पर्शी व्यंजन, दूसरा संघर्षी व्यंजन, तीसरा स्पर्श संघर्षी व्यंजन, चौथा नासिकीय व्यंजन, पांचवा प्रकंपित व्यंजन, छठा उच्छिष्ट व्यंजन और सातवां पार्श्विक व्यंजन और आठवां संघर्षहीन व्यंजन। इस प्रकार से व्यंजनों को वर्गीकरण के आधार पर इन 8 भागों में बांटा जाता है, जिनमें हम सबसे पहले जानेंगे स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन क्या होता है? स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? फिर हम जानेंगे संघर्षी व्यंजन। इस प्रकार से स्पर्श संघर्षी व्यंजन, नासिकीय व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन और संघर्षहीन व्यंजन। इस प्रकार से इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं और स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो चलते हैं हमारे पहले भाग की ओर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन।
सबसे पहले हम जानते हैं कि स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में विभिन्न उच्चारण अवयवों का क्या किया जाता है, स्पर्श किया जाता है, वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वे व्यंजन जिनके उच्चारण में विभिन्न उच्चारण अवयवों का क्या किया जाता है, स्पर्श किया जाता है। विभिन्न उच्चारण अवयवों का स्पर्श किया जाता है, वे कौन से व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। वे कौन से व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। वे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। वे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। क्या जाना हमने कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में विभिन्न उच्चारण अवयवों का क्या किया जाता है, स्पर्श किया जाता है, वे कौन से व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन। हम जानेंगे विभिन्न उच्चारण अवयव यानी जिनसे व्यंजनों का क्या होता है, उच्चारण होता है। ठीक है, जैसे मुर्दा हो गया, तालु हो गया, कंठ हो गया, ये क्या है, विभिन्न उच्चारण अवयव। तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में विभिन्न उच्चारण अवयवों का क्या किया जाता है, स्पर्श किया जाता है, वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। और स्पर्शी जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, स्पर्शी व्यंजन होते हैं 16। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, 16। और 16 कौन कौन से होते हैं, इसको लेकर के चर्चा करते हैं। स्पर्शी व्यंजन 16 होते हैं। कितने होते हैं, 16 होते हैं। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, 16 होते हैं। इससे पूर्व क्लास में हमने जाना था वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। हमने वर्गों का अध्ययन किया था, जिसमें से क वर्ग को ले क वर्ग, ठीक है, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के प्रारंभिक चारों जो वर्ण होते हैं, चारों जो व्यंजन वर्ण होते हैं, वो कौन से व्यंजन होते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, उनको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। यानी क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के प्रारंभिक चारों वर्ण क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन होते हैं। इसमें च वर्ग सम्मिलित नहीं होता है। च वर्ग किसमें होता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन में, जो कि हम इसका तीसरा भेद पढ़ने वाले हैं, उसमें आता है च वर्ग। इसमें च वर्ग नहीं आता है। तो कौन कौन से होते हैं स्पर्शी व्यंजन, क वर्ग का प्रारंभिक चार वर्ण क, ख, ग और ग। ठीक है, पंचवर्ण अंग होता है, लेकिन वो नासिक के व्यंजन में हम पढ़ेंगे उसको। तो क वर्ग के प्रारंभिक चारों वर्ण, ठीक है। इसके बाद में ट वर्ग के प्रारंभिक चारों वर्ण ट, ठ, ड और ड, ये चारों वर्ण, ठीक है। इसके बाद में त वर्ग की त, थ, द और ध, त वर्ग के प्रारंभिक चार वर्ण और प वर्ग की प, फ, ब और ब। इस प्रकार से क वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग के प्रारंभिक चार वर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन होते हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 16 होती है। 1, 2, 3 और 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16 जो होते हैं वो कौन से होते हैं, 16 हमने पढ़े, ये होते हैं स्पर्शी व्यंजन। प्रश्न पूछा जाए कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है तो कितनी होती है, 16। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, क, ग और ग, ट, ठ, ड और ढ, त, थ, द और ध, प, थ, भ और भ, ये होते हैं स्पर्शी व्यंजन। हमने पढ़ा था स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या पढ़ी थी। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो हमने जाना था स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। स्पर्श व्यंजन हमने पढ़ा था, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं 25 पढ़े थे।
देखो स्पर्श व्यंजन और स्पर्शी व्यंजन दोनों में क्या है, अंतर है। स्पर्शी व्यंजन पूछे तो 16 करना है और स्पर्श व्यंजन पूछे तो कितना करना है, 25। स्पर्श व्यंजन 25 में से हम इनका वर्गीकरण करते हैं कि स्पर्श व्यंजन जो 25 होते हैं उनमें 16 तो क्या होते हैं, 16 तो होते हैं स्पर्शी व्यंजन। कौन से व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, जो कि हम अभी पढ़े हैं। ये स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, 16 होते हैं। कितने होते हैं, 16 होते हैं। और 5 जो होते हैं वो होते हैं नासिक के व्यंजन, यानी इनका पंचम वर्ण। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा, अंग, य, अण, न और म, इनको बोलते हैं नासिक के व्यंजन। तो 5 क्या होते हैं, नासिक के व्यंजन, और 4 होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। 4 क्या होते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इनको पढ़ने वाले हैं आगे, तीसरा वेद है। तो इस प्रकार से ये कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन पूछे तो 25 में 16 तो क्या होते हैं स्पर्शी व्यंजन, 5 क्या होते हैं नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, यानी अंग, य, अण, न और म, ये 5 क्या होते हैं नासिक के। और स्पर्श संघर्षी च, छ, ज और झ होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इस प्रकार से स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। और अगर पूछा जाए स्पर्शी व्यंजन तो कितने बताने हैं, 16। नासिक के व्यंजन 5 और स्पर्श संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं। इस प्रकार से 25 होते हैं। तो ये है स्पर्शी व्यंजन और स्पर्श व्यंजन में अंतर। तो हमने पहला जाना स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। अब हम इसका दूसरा जो भाग है वो पढ़ने वाले हैं, कौन सा, संघर्षी व्यंजन। कौन सा व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। ये आपको समझ में आया होगा, तो आप इनको नोट्स के रूप में लिख लीजिएगा। अब इसका दूसरा भाग पढ़ते हैं, संघर्षी व्यंजन। दूसरा भाग है कौन सा है, संघर्षी व्यंजन। तो संघर्षी व्यंजन को पढ़ते हैं। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संघर्षी व्यंजन क्या होता है। तो संघर्षी व्यंजन वे व्यंजन, यानी वे व्यंजन जिनके उच्चारण में दो उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि उनके बीच का मार्ग क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और जो वायु है, जो हवा है, वह संघर्ष के साथ क्या करती है, बाहर निकलती है। वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मैंने क्या कहा कि वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में दो उच्चारण अवयव, जैसे दो उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि उनके बीच का मार्ग क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और वायु है वह संघर्ष या घर्षण के माध्यम से बाहर निकलती है। वायु है वह संघर्ष के साथ या घर्षण के साथ क्या होती है, बाहर निकलती है। तो वायु घर्षण या संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया है, संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। और वायु संघर्ष के साथ बाहर निकलती है तो वायु क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, इसलिए इनको क्या नाम दे दिया गया, उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन, ठीक है। तो हमने जाना संघर्षी व्यंजन क्या होता है कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में दो उच्चारण अवयव इतने निकटता पर आ जाते हैं कि उनका बीच का मार्ग क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और वायु है, जो हवा है, वायु या हवा है वह संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, इसलिए मतलब वायु को क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, संघर्षी व्यंजन। और वायु गर्म हो जाती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, उष्ण व्यंजन कहा जाता है। यानी अब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में वायु संघर्ष के साथ बाहर निकलती है वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। और संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। संघर्षी व्यंजनों की बात की जाए तो संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं, तीनों से और है। ये जो 4 जो व्यंजन हैं इनको क्या कहा जाता है, संघर्षी व्यंजन या उष्ण व्यंजन। इनके उच्चारण में हवा है वह संघर्ष के साथ में या घर्षण के साथ में बाहर निकलती है।
इनके उच्चारण करने पर हमें मालूम होता है कि यह इनमें इनके उच्चारण में हवा को क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। हवा संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, संघर्षी व्यंजन। और तीनों से इनका क्रम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये तालव्य से, ये मूर्धन्य से, ये दंते से, फिर है। इनका क्रम पूछा जाता है कि संघर्षी व्यंजनों का सही क्रम बताइए। तो सही क्रम पहले कौन सा, तालव्य से, फिर मूर्धन्य से, फिर दंते से, फिर है, ठीक है। इस प्रकार से जो चार जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो अब हम इसको लिख लेते हैं कि संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो इसमें लिख लेते हैं, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा जो होती है वह संघर्ष के साथ बाहर निकलती है। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा संघर्ष या घर्षण के साथ बाहर निकलती है, कौन से व्यंजन कहलाते हैं, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। क्या पढ़ा कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा संघर्ष या घर्षण के साथ बाहर निकलती है, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। और संघर्षी व्यंजन चार होते हैं। संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, चार होते हैं। और इनका क्रम आपको ध्यान में रखना है। संघर्षी व्यंजन चार कौन कौन से होते हैं, तीनों से और है। ये चार जो व्यंजन होते हैं ये कौन से व्यंजन होते हैं, संघर्षी व्यंजन होते हैं, जिनके उच्चारण में हवा संघर्ष या घर्षण के साथ बाहर निकलती है। और इन्हें क्या कहा जाता है, जब हवा संघर्ष के साथ बाहर निकलती है तो वायु है वह क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, उष्ण व्यंजन कहा जाता है। इन्हें उष्ण व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें उष्ण व्यंजन भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाए कि उष्ण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो उष्ण व्यंजन चार होते हैं, से और है, ठीक है। तालव्य से, मूर्धन्य से, दंते से और है। इनका उच्चारण स्थान भी हम पढ़ने वाले हैं। जब हम उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण के भेद करेंगे उस समय, तो इन्हें क्या कहा जाता है, उष्ण व्यंजन भी कहा जाता है। ये है संघर्षी व्यंजन। अब हम इसका तीसरा जो भाग है वो पढ़ते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, इसका तीसरा जो भाग है वो कौन सा है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होता है, इसको लेकर के बात करते हैं। तो स्पर्श संघर्षी वे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्पर्श भी होता है और हवा को क्या करना पड़ता है, संघर्ष भी करना पड़ता है, वे कौन से व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। यानी कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में समय अपेक्षाकृत अधिक लगता है और उच्चारण के बाद वाला वाक्य हो जाता है संघर्षी हो जाता है, वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं,
तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं। मैंने बताया था च वर्ग के प्रारंभिक जो चारों वर्ण जो होते हैं, चारों जो व्यंजन होते हैं वो कौन से व्यंजन होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं वे व्यंजन जिनके उच्चारण में समय अपेक्षाकृत अधिक लगता है, यानी वे व्यंजन जिनके उच्चारण में समय अपेक्षाकृत अधिक लगता है और उच्चारण के बाद वाला भाग क्या हो जाता है? संघर्षी हो जाता है। वे कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वे व्यंजन जिनके उच्चारण में समय अपेक्षाकृत अधिक लगता है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में समय अपेक्षाकृत अधिक लगता है और उच्चारण के बाद वाला भाग क्या हो जाता है? संघर्षी हो जाता है। उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है। वे कौन से व्यंजन कहलाते हैं? वे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। वे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अब स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। यह ऐसे लिखो, स्पर्श संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब वो 4 स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? च वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्ण, च, छ, ज और झ। ये जो 4 जो व्यंजन हैं इनको क्या कहा जाता है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, जिनके उच्चारण में समय अपेक्षाकृत ज्यादा लगता है यानी अधिक लगता है और उच्चारण का बाद वाला भाग क्या हो जाता है? संघर्षी हो जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं। च वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्ण यानी च, छ, ज और झ, ये होते हैं कौन से व्यंजन? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। हमको बस ये ध्यान में रखना है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो ये थी हमारी चर्चा इसको लेकर के व्यंजनों के वर्गीकरण को, तीसरा भाग जो कि हमने स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब तक हम 3 भाग पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा था स्पर्शी व्यंजन, जिसमें हमने स्पर्शी व्यंजन 16 पढ़े। इसके बाद में हमने पढ़ा था संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन में हमने 4 पढ़े, तीनों से और है। और इसके बाद में हमने पढ़ा स्पर्श संघर्षी व्यंजन में हमने 4 स्पर्श संघर्षी व्यंजन पढ़े, च वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्ण। अब हम पढ़ते हैं इसका चौथा भाग, कौन सा? नासिके व्यंजन। कौन सा? नासिके व्यंजन। नासिके व्यंजन। नासिके व्यंजन चौथा इसका बात करते हैं हम, नासिके व्यंजन। नासिके व्यंजन। नासिके व्यंजन, नासिका क्या होती है? नाक। ठीक है। नासिके व्यंजन यानी वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख वेग किससे निकलता है? नासिका से निकलता है। वे कौन से व्यंजन कहलाते हैं? नासिके व्यंजन कहलाते हैं। यानी हवा का प्रमुख वेग नासिका से बाहर निकलता है
कौन से व्यंजन कहलाते हैं? नासिके व्यंजन कहलाते हैं। नासिके व्यंजन, नासिके व्यंजन कहलाते हैं। यानी नासिक व्यंजन क्या होता है? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख वेग किससे निकलता है? नासिका से निकलता है। वे कौन से व्यंजन कहलाते हैं? नासिके व्यंजन कहलाते हैं। अब नासिके व्यंजन कौन कौन से होते हैं? नासिके व्यंजन कितने होते हैं? तो नासिके व्यंजनों की संख्या होती है 5, और प्रत्येक वर्ग का जो 5वां जो वर्ण होता है वो कौन सा व्यंजन होता है? नासिके व्यंजन होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, यानी क वर्ग का 5वां वर्ण अंग, च वर्ग का य, ठीक है, ट वर्ग का अण, ठीक है, और फिर न और म, ये जो होते हैं ये 5, ये कौन से व्यंजन होते हैं? नासिके व्यंजन। ये कौन से होते हैं? नासिके व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, क वर्ग का 5वां वर्ण अंग, च वर्ग का 5वां वर्ण य, ठीक है, ट वर्ग का अण, त वर्ग का न और प वर्ग का म। तो ये जो 5 होते हैं, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? पंचम वर्ण भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? पंचम वर्ण भी कहा जाता है। इन्हें पंचम वर्ण भी कहा जाता है। पंचम वर्ण, इन्हें क्या कहा जाता है? पंचम वर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? पंचम वर्ण भी कहा जाता है, कहा जाता है। और पूछा जाए कि नासिके व्यंजन कितने होते हैं? तो नासिके व्यंजन कितने होते हैं? 5। नासिके व्यंजन कितने होते हैं? 5। नासिके व्यंजन कितने होते हैं? 5 होते हैं नासिके व्यंजन। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है कि नासिके व्यंजन क्या होता है? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख वेग नासिका से बाहर निकलता है, नासिके व्यंजन कहलाते हैं। अंग, य, न और मैं 5 नासिके व्यंजन होता है। इन्हें क्या कहा जाता है? पंचम वर्ण भी कहा जाता है। ये व्यंजनों के वर्गीकरण का चौथा भाग था। अब हम इसका 5वां भाग करते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन 5वां जो भाग करते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण का, वो कौन सा है? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन। अब उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है? उत्क्षिप्त व्यंजन यानी उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का क्या अर्थ होता है? फेंका हुआ। उत्क्षिप्त व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा ऐसा महसूस कराती है जैसे इन्हें क्या कर रही है? फेंक रही है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त व्यंजन। और उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। और वो 2 कौन कौन से होते हैं इसको लेकर के बात करते हैं। तो सबसे पहले उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त का क्या अर्थ होता है? उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ, होता है फेंका हुआ। क्या होता है? फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ, अर्थात वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा ऐसा महसूस कराती है जैसे इन्हें क्या कर रही हो? फेंक रही हो। और वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। और उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं, अड और अड। ये 2 होते हैं। क्या होते हैं? ये 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। ये 2 क्या होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। इनका उच्चारण अगर हम करेंगे तो किस रूप में करेंगे? अड और अड। अगर इनके नीचे बिंदी है, नहीं लगी है, तो इनका उच्चारण कैसे होगा? ड और ढ के रूप में। अगर इनके नीचे बिंदी लगी है तो अड और अड के रूप में इनका उच्चारण होगा। और ये क्या कौन से व्यंजन कहलाएंगे? ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाएंगे। और उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। और ये वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा ऐसा महसूस कराती है जैसे इन्हें क्या कर रही हो? फेंक रही हो। और इन्हीं व्यंजन वर्णों को यानी उत्क्षिप्त व्यंजन वर्णों को क्या कहा जाता है? ताड़न जात। इन्हें क्या कहा जाता है? ताड़न जात वर्ण। इन्हें ताड़न जात या इन्हें द्विगुण वर्ण या इन्हें द्विपृष्ठ वर्ण भी कहा जाता है। द्विपृष्ठ
द्विपृष्ठ वर्ण भी कहा जाता है। किनको? उच्छिष्ट व्यंजन, यानी उच्छिष्ट व्यंजन को ही क्या कहा जाता है? ताड़नजात। इन्हें क्या कहा जाता है? द्विगुण। और इन्हें क्या कहा जाता है? द्विपृष्ठ वर्ण भी कहा जाता है। ताड़नजात क्यों कहा जाता है? क्योंकि ताड़ना, ताड़न का अर्थ होता है निकालना, और जात यानी जाति से। तो जीवा ऐसा महसूस करती है जैसे इन्हें अपनी जाति से क्या कर रही हो? निकाल रही हो, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ताड़नजात। द्विगुण यानी ये वे व्यंजन है, यानी ड और ढ की अपेक्षा इनमें दुगना समय लगता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? द्विगुण। यानी जैसे हमने ड का उच्चारण किया ड और ढ, और हमने जैसे इनका उच्चारण किया अड और अड, तो ड और ढ की अपेक्षा इनमें दुगना समय लगता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? द्विगुण वर्ण। और द्विपृष्ठ वर्ण भी कहा जाता है, यानी इनका अगर उच्चारण करेंगे अड और अड, तो जीवा इस प्रकार से गोल घूमती है, तो इसमें दो पृष्ठ बनते हैं, ऊपरी पृष्ठ और निचला पृष्ठ। इस प्रकार से इनको क्यों क्यों क्या कहा जाता है? इन्हें द्विपृष्ठ वर्ण भी कहा जाता है। तो अड और अड को क्या कहा जाता है? ताड़नजात। ठीक है, इन्हें ताड़नजात, इन्हें क्या कहा जाता है? द्विगुण वर्ण, और इन्हें क्या कहा जाता है? द्विपृष्ठ वर्ण भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से ताड़नजात वर्ण है, तो अड और अड जिसके नीचे बिंदी लगी है वो कौन से व्यंजन है? ताड़नजात, या द्विगुण, या द्विपृष्ठ वर्ण, या उच्छिष्ट व्यंजन, या उच्छिष्ट वर्ण। ठीक है, इस प्रकार से ये व्यंजनों के वर्गीकरण का पांचवा भाग पढ़ा हमने, उच्छिष्ट व्यंजन। इसका अब हम छठा जो अगला भाग है वो पढ़ने वाले हैं। कौन सा व्यंजन? प्रकंपित व्यंजन। अब चार जो वर्ण बच गए, य, र, ल और व। ठीक है, संस्कृत में इनका क्रम क्या होता है? य, व, र और ल। य, व, र, ल। और हिंदी में इनका होता है य, र, ल, व। य, र, ल और व। य और व, इनको तो क्या कहा जाता है? संघर्षहीन व्यंजन। इनको तो क्या कहा जाता है? संघर्षहीन व्यंजन। य और व ये तो क्या होते हैं? संघर्षहीन व्यंजन। और र को कहा जाता है प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन। र जो होता है वो क्या होता है? प्रकंपित व्यंजन। और जो ल होता है इसको क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन। इसको क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। ल जो होता है पार्श्विक व्यंजन होता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं प्रकंपित व्यंजन। र है वो जानते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं प्रकंपित व्यंजन। कौन सा वेद इसका? इसका है पांचवा वेद। कौन सा? प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन। छठा इसका भाग करते हैं हम। कौन सा? पार्श्विक व्यंजन, सॉरी छठा कौन सा है? प्रकंपित व्यंजन। और सातवां भेद करते हैं हम इनका पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। और आठवां इसका भेद करते हैं संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन। ठीक है, इस प्रकार से हमने 8 भेद किए थे इसके। तो सबसे पहले जानते हैं प्रकंपित व्यंजन क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, फिर जानेंगे हम संघर्षहीन व्यंजन क्या होता है। यह और वह जो होता है वह संघर्षहीन व्यंजन होता है, र जो होता है प्रकंपित व्यंजन होता है, और ल जो होता है वह कौन सा व्यंजन होता है? पार्श्विक व्यंजन होता है। इसको लेकर के अब हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन क्या होता है? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा को 2-3 बार क्या करना पड़ता है? कंपन करना पड़ता है, प्रकंपित व्यंजन कहलाता है। ठीक है, कि वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा को क्या करना पड़ता है? कंपन करना पड़ता है। यानी वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है प्रकंपित व्यंजन कहलाते हैं। और जो र जो होता है यह क्या होता है? प्रकंपित व्यंजन होता है। जैसे हमने र का उच्चारण किया र, तो इसमें जीवा पहले क्या करती है? कंपन करती है। तो जीवा को कंपन करना पड़े 2-3 बार, वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपित व्यंजन कहलाते हैं। और इस व्यंजन के उच्चारण में यानी र जो व्यंजन वर्ण है इनके उच्चारण में जीवा ऐसा महसूस करती है जैसे ये क्या कर रही हो? लुढ़का रही हो, यानी
जिव्या ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यह जिव्या से लुढ़क रहा हो, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लुंठित वर्ण। इसे लुंठित वर्ण भी कहा जाता है। किसको? और र व्यंजन वर्ण को इसे लुंठित वर्ण भी कहा जाता है। लुंठित वर्ण, इसे लुंठित वर्ण भी कहा जाता है। लुंठित वर्ण भी कहा जाता है। वो कौन से व्यंजन होते हैं? प्रकंपित व्यंजन। और प्रकंपित व्यंजन क्या होता है? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा को क्या करना पड़ता है? 2-3 बार कंपन करना पड़ता है, वह प्रकंपित व्यंजन होता है। र जो व्यंजन वर्ण होता है वह क्या होता है? प्रकंपित व्यंजन होता है। इसे क्या कहा जाता है? लुंठित वर्ण कहा जाता है। अगला हमारा वेद है पार्श्विक व्यंजन। कौन सा? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन यानी पार्श्व। पार्श्व का अर्थ होता है पास। पार्श्व का अर्थ क्या होता है? पास। यानी वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा यानी जीभ है वह मसूड़ों को छूती है, और मसूड़ों को जैसे ही छूती है तो हवा का जो प्रमुख वेग है वह जिह्वा के आसपास से निकल जाता है। वे कौन से व्यंजन कहलाते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। वापस से देखिएगा, पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा मसूड़ों को छूती है और हवा का जो प्रमुख वेग है वह जिह्वा के आसपास से या जिह्वा के अगल बगल से निकल जाता है, वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? पार्श्विक व्यंजन। और ल जो होता है वह कौन सा व्यंजन होता है? पार्श्विक व्यंजन होता है। तो इसमें लिख लेंगे हम, ल जो वर्ण होता है वो कौन सा व्यंजन होता है? पार्श्विक व्यंजन। और पार्श्व का अर्थ क्या होता है? पास। यानी वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा मसूड़ों को छूती है और हवा का प्रमुख वेग जिह्वा के अगल बगल से निकल जाता है, वो पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। और नेक्स्ट 8वां जो हमारा जो वेद है वह भाग है, वह है संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन क्या होता है? इसको जानते हैं कि संघर्षहीन व्यंजन क्या होता है। यानी कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा को संघर्ष नहीं करना पड़ता, वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। यानी जिह्वा को संघर्ष नहीं करना पड़ता, जिह्वा को संघर्ष नहीं करना पड़ता, संघर्ष नहीं करना पड़ता, वह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। यानी वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा को क्या नहीं करना पड़ता? संघर्ष नहीं करना पड़ता, वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। और संघर्षहीन व्यंजन अभी बताया था मैंने, 2 होते हैं, यह और वह। ये जो 2 व्यंजन होते हैं ये कौन से व्यंजन होते हैं? संघर्षहीन व्यंजन होते हैं। ठीक है, संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। यानी वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा को संघर्ष नहीं करना पड़ता। जैसे हमने उच्चारण किया यह वह, तो इसमें जिह्वा को संघर्ष नहीं करना पड़ा, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? संघर्षहीन व्यंजन। और इन्हें क्या कहा जाता है? अर्धस्वर। क्यों अर्धस्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्वरों से मिलता जुलता योग होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? अर्धस्वर। तो ये बिंदु भी हम लिख लेते हैं, स्वरों से मिलता जुलता, स्वरों से मिलता जुलता, स्वरों से मिलता जुलता योग होने के कारण, योग होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? अर्धस्वर। इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। तो ये था हमारा संघर्षहीन व्यंजन, 8वां जो अंतिम वेद था व्यंजनों के वर्गीकरण का, कि यानी वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा को संघर्ष नहीं करना पड़ता, वे कौन से व्यंजन कहलाते हैं? यह और वह। जैसे हम इनका उच्चारण करेंगे, जैसे यह वह, तो इसमें जिह्वा को संघर्ष नहीं करना पड़ा, और स्वरों से मिलता जुलता योग होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? अर्धस्वर भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि निम्न में से अर्धस्वर कौन सा है? तो यह और वह जो वर्ण है ये क्या होते हैं? अर्धस्वर। निम्न में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ल पार्श्विक व्यंजन होता है। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? यानी वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा मसूड़ों को छूती है और हवा का जो प्रमुख वेग है वह जिह्वा के अगल बगल यानी उसके आसपास से निकल जाता है, वो पार्श्विक व्यंजन होता है। प्रकंपित व्यंजन हमने
रह जाना यानी जीवा को क्या करना पड़े, कंपन करना पड़े, वो क्या कहलाते हैं प्रकंपित व्यंजन। और इसे क्या कहा जाता है लुंठित वर्ण। लुंठित वर्ण क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह जीवा से ऐसा लगता है जैसे क्या कर रहा हो, लुढ़क रहा हो, इसलिए क्या कहा जाता है इसे लुंठित वर्ण कहा जाता है। तो ये थी आज की हमारी चर्चा, जिसमें हमने सर्वप्रथम व्यंजनों को वर्गीकरण के आधार पर 8 भागों में बांटा। 8 भागों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया, जिसमें हमने पहला पढ़ा स्पर्शी व्यंजन, जिसमें हमने स्पर्शी व्यंजन को जाना कि स्पर्शी व्यंजन क्या होता है, जिसमें हमने 16 स्पर्शी व्यंजन जाने। क, ट, ट और प वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्ण क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन होते हैं। इसके बाद में हमने जाना था संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन क्या होता है, संघर्षी व्यंजन में हमने 4 पढ़े, तीनों स और है, 4 जो होते हैं संघर्षी व्यंजन। फिर हमने पढ़े स्पर्श संघर्षी व्यंजन, च वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्ण स्पर्श संघर्षी व्यंजन पढ़े। ठीक है, इसके बाद में हमने नासिक के व्यंजन 5 पढ़े, अंग, य, न और मैं प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण जो होता है वो नासिक के व्यंजन होता है। इसके बाद में 2 हमने उच्छिप्त व्यंजन पढ़े। उच्छिप्त व्यंजन का उच्चारण किस प्रकार से होता है, अड और अड के रूप में होता है। इन्हें क्या कहा जाता है ताड़नजात, इन्हें द्विगुण, इन्हें द्विपृष्ठ वर्ण कहा जाता है। इसके बाद में हमने पढ़ा प्रकंपित व्यंजन, फिर पार्श्विक व्यंजन, फिर संघर्षहीन व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा को कंपन करना पड़े 2-3 बार, वो कौन से होते हैं। प्रकंपित व्यंजन में हमने पढ़ा र को क्या कहा जाता है लुंठित वर्ण। इसके बाद में पार्श्विक व्यंजन में हमने ल जाना, ल जो होता है वो पार्श्विक व्यंजन होता है, और यह और वह संघर्षहीन व्यंजन होता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो यह क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करिएगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।